नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा पर। मैं मनी जानी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है आपका प्रोटीन। प्रोटीन और वास्तव में ये एक टॉपिक नहीं है, दो टॉपिक हैं, प्रोटीन और अमीनो अम्ल। और प्रोटीन पढ़ने से भी पहले हम अमीनो अम्ल पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल से ही होता है। तो जिसका निर्माण होता है वो उससे पहले पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो पहले अपन अमीनो अम्ल पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, है ना। तो ये आज की क्लास में दो टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, एक तो अमीनो अम्ल और एक प्रोटीन। दोनों से ही बेहतरीन सवाल बन सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन से सवाल बनेंगे, अमीनो अम्ल से नहीं बनेंगे। आपको पता है, आपने एग्जाम दिए हैं, तो सबसे अगर मैं कहूँ ज़्यादा चांस अगर रहते हैं प्रोटीन और अमीनो अम्ल में से भी, तो अमीनो अम्ल में से सवाल बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं प्रोटीन से भी। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आज हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा इस क्लास को देखने के बाद। और जितना कंटेंट आपको चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड जितनी चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस एक ही क्लास में आपको देने की पूरी प्रयास नहीं, पूरा जो है आपको 100% गारंटी के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से क्लास देखना है, पूरी क्लास लगाना है, नोट्स बनाने हैं, ढंग से समझना है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ आप समझोगे तभी आपके दिमाग में वो लंबे समय तक जो है जगह बना पाएगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको रटना होता है, वो सही बात है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करके अगर उसको रटें तो वो लंबे समय तक जो है वो अपने लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो बाकी बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आज अमीनो अम्ल से, और उसके बाद अपन प्रोटीन से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो मैं आपको सारे नोट्स यहाँ पे साथ साथ करवाने वाला हूँ, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर भी आपको जो है पहले अपन अमीनो अम्लों को करेंगे, फिर अपन प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या होते हैं? क्या होते हैं अमीनो अम्ल? कार्बनिक अणु, कार्बनिक अणु जो प्रोटीन के लिए एकलक इकाई की तरह कार्य करते हैं। यानी कि इस पॉइंट से हमें एक बात ये समझ में आती है कि जो प्रोटीन है उसके लिए मोनोमर का काम कौन कर रहा है? अमीनो एसिड्स कर रहा है। ये कैसे पता चली? बिल्कुल सर, इस बात से हमें पता चलता है कि वे कार्बनिक अणु जो प्रोटीन के लिए एकलक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, मोनोमर्स के रूप में काम करते हैं, उसे अपन अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? अमीनो एसिड जो होते हैं इसमें एक ही कार्बन पर एक ही कार्बन, और वो जो एक ही कार्बन है उसको अपन नाम दे देते हैं अल्फा कार्बन। एक ही कार्बन पर अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े रहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े रहते हैं, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? अल्फा अमीनो अम्ल कहा जाता है। अल्फा अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल के अंदर एक ही कार्बन पे एक साइड से तो अमीनो ग्रुप क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरी साइड से इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि एक कार्बन है जिसको अपन अल्फा कार्बन नाम दे रहे हैं, उस एक कार्बन से इस साइड अमीनो अम्ल और इस साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन से, और जो कार्बन जिससे दोनों ये जुड़े हुए हैं उसको अपन ने अल्फा कार्बन नाम दे दिया। और ये जो अमीनो अम्ल का ये जो विन्यास है, इस प्रकार के जो अमीनो अम्ल का जो विन्यास है, उसे हम अल्फा अमीनो अम्ल नाम दे देते हैं। अब अमीनो अम्ल की एक बेसिक संरचना अपन समझते हैं। आप सभी को पता है कि जो अमीनो अम्ल है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 टाइप्स के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। उसमें से मैं आपको एक बेसिक डिजाइन बना दूं, बाकी हर एक की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है वो आपको पता है, लेकिन एक बेसिक डिजाइन भी तो होती होगी, वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका रहा कार्बन, ये कार्बन, और इस कार्बन से एक साइड में तो आपका हो जाएगा अमीनो ग्रुप NH2, इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप, और दूसरी साइड में हो जाएगा आपका COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आप सबको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती।
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कहने का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए, जो कि इस बात से पता चल रहा है कि इसमें एक ही कार्बन से अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो एक जो है ये बॉन्ड बनाएगा आपका हाइड्रोजन के साथ, फिक्स है। तो ये तीनों चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये किसी भी अमीनो अम्ल के अंदर फिक्स रहेगी। आपको अगर कोई कहे कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना, एलेनिन का बना, ल्यूसिन का बना, ट्रिप्टोफैन का बना, हिस्टिडीन का बना, किसी का भी कहे, तो इतनी स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बना देनी है। बताओ इसमें कोई डाउट? इतनी स्ट्रक्चर आपको बना देनी है बिना कुछ सोचे समझे, इतनी जो है स्ट्रक्चर आपको बना देनी, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कहाँ पे होगा? इस आर में। ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, और उसी वजह से अमीनो एसिड का नाम अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग, ये मैं लिख देता हूं, अलग अलग अमीनो अम्लों की संरचना इसी में अंतर करके बनाई जाती है। ये बातें साइड में लिख लो, क्योंकि आपके नोट से आपको समझने हैं, तो इसमें आपको कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, बस उसी लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, तो ये जो आर है ना, इसी आर के अंदर अपन कुछ न कुछ चेंज करेंगे, और उस चेंज की वजह से मान लो यहाँ पे मैं इस आर की जगह हाइड्रोजन लगा दूं, है ना, आर की जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूं, ये ग्लाइसिन बन जाएगा। आर की जगह मैंने आपको लगा दिया CH3, है ना भाई, आर की जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूं, ग्लाइसिन बन जाएगा, CH3 लगा दूं, एलेनिन बन जाएगा। उसी प्रकार अपन इसको चेंज कर करके आर की जगह जो है वो संरचना पड़ेगी। लेकिन ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। और ये जो अमीनो एसिड्स का रूप है, इसे अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ये वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है, और ये वाले अमीनो अम्ल अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं साइड में, वो बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इसी रूप को देखते हुए। ये जो बेसिक डिजाइन है अमीनो अम्ल की, इसके अंदर एक नाम आपने सुना होगा, ज्विटर आयन या सम विभव बिंदु। ज्विटर आयन या सम विभव बिंदु सुना? सम विभव बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं शायद आइसोपोटेंशियल पॉइंट, ऐसा कुछ बोलते होंगे। और ज्विटर आयन को तो ज्विटर आयन ही बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं सर प्लीज इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ। देखो, मैं कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इंग्लिश में बता दूंगा। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ, क्या इंपॉर्टेंट? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, मोनोमर्स, यूनिट्स, है ना, के रूप में कार्य करते हैं, फंक्शंस कार्य को कहते हैं। तो इसका क्या इंग्लिश में बताना? ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, जैसे कि हाँ भाई कि सर सम विभव बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वहां पे ठीक है आइसोपोटेंशियल पॉइंट हो गया, वो ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको मिटाओ मैं। अब अपन एक पॉइंट देखते हैं कि सम विभव बिंदु क्या होता है या ज्विटर आयन क्या होता है। ये दोनों चीजें एक साथ ही समझ में आएगी। ये आपने एक साथ ही पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा होगा? उसका कारण, सम विभव बिंदु या ज्विटर आयन, ज्विटर आयन पढ़ा इसको। देखो, हर एक चीज में प्रयास करता हूँ आपको लिखाऊं, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहो। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे मिल जाए अच्छा बच्चा आप ही में से जो मेरे साथ नोट्स शेयर कर सके, पूरे के पूरे नोट्स बना रहा है, अगर कोई ढंग के नोट्स बना रहा है तो वो मैं बाकी के लोगों को दे सकता हूँ। अगर आप में से कोई है, दानदाता, भामाशाह, जो भी है। ठीक है, सम विभव बिंदु या ज्विटर आयन क्या होता है? पहले इसको मैं लिख दूं, फिर समझो। अलग अलग पीएच पर अमीनो अम्लों का आयनिक रूप बदलता जाता है। किसी पीएच पर धनात्मक, किसी पर ऋणात्मक, किसी पर ऋणात्मक।
लिख सभी अमीनो अम्लों के लिए, साथ साथ लिखते जाओ, सभी अमीनो अम्लों के लिए एक निश्चित पीएच ऐसी होती है जिस पर ये स्वयं को एक द्विध्रुव डाइपोल की तरह दर्शाते हैं। तथा इस पर नेट चार्ज, चार्ज मतलब वही आवेश, कुल आवेश शून्य होता है, 0। इस अवस्था को ज्विटर आयन तथा इस पीएच मान को समविभव बिंदु ठीक है। नींद तो नहीं आई है, ये इसकी पूरी चीज मैंने पहले लिख दी, फिर आपको समझाऊंगा। देखो मैं अगर लिख के नहीं लाता तो समझ में नहीं आता आपको कि मुझे याद है कि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के लाया नहीं, लिखा आपके सामने, ठीक है। क्या ही बोल रहा हूँ, ज्विटर आयन या समविभव बिंदु क्या होता है, अलग अलग पीएच पर, यानी कि डिफरेंट पीएच जब आप निकालोगे तो उस पर जो अमीनो अम्ल है वो अपने आयनिक रूप बदलते जाते हैं। जैसे ही आपने पीएच चेंज की, अमीनो अपने अपना आयनिक रूप बदल दिया। कैसे? किसी पीएच पर ये अपने आप को धनात्मक आवेश दर्शाते हैं, यानी कि किसी पीएच पर तो ये क्या होते हैं, धनात्मक हो जाते हैं, और किसी पीएच पर इनका आवेश जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो अलग अलग पीएच पर ये अमीनो अम्ल अपने आयनिक रूप को बदलते जाते हैं, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, ऐसे। लेकिन एक ऐसी पीएच होती है, एक पीएच ऐसी होती है, निश्चित पीएच होती है, जिस पर जो ये अमीनो अम्ल है इनके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। न तो अब ये धनात्मक रहेंगे न ऋणात्मक रहेंगे, नेट चार्ज इनका 0। वो जो पीएच है, वो जो निश्चित फिक्स पीएच है, उसको हमने नाम दे दिया समविभव बिंदु। और इस अवस्था में जो अमीनो अम्ल की ये जो अवस्था है, इसको ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार फिर से मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको पढ़ो एक बार, आप पॉज करके इसको पढ़ो। पढ़ लिया? अब देखो यहाँ पे ये सिंपल सी बात एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि जितने भी अमीनो अम्ल है वो अपने आयनिक रूप को बदलते रहते हैं। आयनिक रूप क्या होता है, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको बदलते रहते हैं। कब? जैसे जैसे आप पीएच अलग करोगे, अलग अलग पीएच मान आएंगे, तो वो भी अपने आयनिक रूप को बदलते जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि एक पीएच फिक्स ऐसी भी होती है जिस पर ये जो है इनके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, जिस पर ये अपने आयनिक रूप को नहीं बदल पाते, 0 होता है, उससे अपन कहते हैं समविभव बिंदु। ये बात है, ठीक है। तो समविभव बिंदु या ज्विटर आयन क्या होते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब मिटा सकता हूं मैं, मिटा सकता हूं। चलो अब हमें क्या पढ़ना है, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं जी सर, 20 प्रकार के होते हैं। उन 20 को पढ़ना है, उन 20 के नाम याद करने हैं, 20 की संरचना याद करनी है, और 20 के प्रतीक चिन्ह याद करने हैं। इतना काम करोगे, इतना काम करोगे तो औरों से आगे रहोगे। बाकी 2-3 नाम तो सारे याद कर रहे है ना, तो उतने से काम नहीं चलेगा। अपन 20 के 20 अमीनो अम्ल जो है उनको पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे, बड़े ढंग से। देखो ध्यान से मैं कैसे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज देखो। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अमीनो अम्ल। सबसे पहले मैं अमीनो अम्लों को अलग अलग कैटेगरी में बांटूंगा, क्योंकि उससे भी सवाल आते हैं। आपको पता है पिछली शायद लेवल सिस्टम में भी आया, निम्न में से सारे अमीनो अम्ल कौन सा आया है ना, तो ये है। तो अपन कैटेगरी में पहले अपन पढ़ेंगे उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल यानी कि वे अम्ल जो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कितने हैं?
उदासीन अमीनो अम्ल 5 है, कौन कौन से देखो, ग्लाइसिन, पहले नाम ध्यान से सुन लो, ग्लाइसिन, दूसरा हो जाएगा एलेनिन, तीसरा हो जाएगा ल्यूसिन, चौथा हो जाएगा आइसोल्यूशिन, और पांचवा क्या हो जाएगा, वैलिन। पांचवा क्या हो जाएगा, वैलिन। ये पहले 5 पढ़ो, एक साथ 20 बता दूंगा तो तुम्हारे वो क्या कहते हैं, हाँ? तो पहले 5 पढ़े, और ये पांचों के पांचों कैसे हैं, उदासीन अमीनो अम्ल है। सवाल पहला यहां से ये बन सकता है कि निम्न में से उदासीन अमीनो अम्ल है, चार ऑप्शन में से 3 अलग दे देगा और एक इनमें से कोई दे देगा, या कह देगा कि निम्न में से उदासीन नहीं है तो 3 यहां से और एक अलग दे देगा। तो इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से उदासीन है, कौन से अम्लीय है, कौन से क्षारीय है, कौन से OH कंटेनिंग है, कौन से सल्फर कंटेनिंग है, सारी चीज। ठीक है, तो चलो आप तो मैं बता ही रहा हूँ, उसके अनुसार चलना आपको। ये वैलिन है भाई, ठीक है, कुछ बच्चों को क्या है, वैलिन, ठीक है, मैं भी बहुत आलसी हो गया हूँ। वैलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशिन और वैलिन, ये 5 अमीनो अम्ल क्या है, उदासीन अमीनो अम्ल। अब एक तो सवाल आता है कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। देखो प्रतीक चिन्ह एक तो 3 अक्षरों से डिनोट करते हैं अमीनो अम्ल में। आपने सारणी देखी होगी, अगर आपने अमीनो अम्ल कभी जिंदगी के अंदर खोल के देखा है तो उसके अंदर आपको एक सारणी दिखाई थी, उसमें एक तो 3 चिन्हों का प्रतीक है और एक चिन्ह का प्रतीक है। 3 चिन्हों वाला आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन की स्पेलिंग होती है, उसमें से 3 अक्षर पहले वर्ड ले लो ग्लाइसिन, एलेनिन में पहले वर्ड 3 ले लो एलेनिन, ल्यूसिन में ल्यूसिन ले लो, आइसोल्यूशिन में आइसो ले लो, वैलिन में वैलिन ले लो, ये कोई नहीं पूछेगा, ये याद भी नहीं रखना। अपन को एक अक्षर वाले याद रखने हैं कि भाई ग्लाइसिन को क्या कहते हैं, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशिन, वैलिन। एक अक्षर वाले क्या हो जाएंगे सर, ग्लाइसिन किससे स्टार्ट होता है, जी से, तो ये लो जी, एलेनिन ए से, ये लो ए, ल्यूसिन एल से, आइसोल्यूशिन आई से, वैलिन बी से। ये तो सर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। आगे कुछ ऐसे आएंगे जिनसे वो स्टार्ट हो रहे हैं वो है ही नहीं। आप देखोगे अभी ग्लूटामिक एसिड्स, एस्पार्टिक एसिड्स, ठीक है, तो वो जब आएंगे तब की बात है, वो तब की हटेंगे। अभी तो इतना समझो तुम कि 5 नाम याद कर लिए उदासीन अमीनो अम्ल के, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशिन, वैलिन। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, ये वाले इनके प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशिन, वैलिन, ये तो ठीक है। अब मेन चीज है संरचना बनानी। संरचना बनानी सीखनी है आपको। क्या सीखनी है, संरचना बनानी। अब अपन पूरी संरचना नहीं बनाएंगे, मैं संरचना में क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ आर लिखूंगा कि इसका आर क्या होता है। समझ रहे मेरी बात को भाई, NH2 COOH हाइड्रोजन और ये R, इसी R के अंदर जो अलग अलग बदलाव होते हैं उसी की वजह से अमीनो अम्ल की संरचना अलग अलग होती है। तो मैं अगर R लिख दूं सभी का, तो R की जगह तो वही लिखना आपको, पूरी संरचना बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R, संरचना में क्या लिख रहा हूँ, R। ग्लाइसिन की बहुत सिंपल है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन कर दो, इसके अंदर R की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। संरचना बना के बताओ, ये NH2, ये C, ऊपर हाइड्रोजन है, इधर COOH है और R की जगह भी क्या है, हाइड्रोजन, तो यानी कि ये हाइड्रोजन। ये किसकी संरचना है, ग्लाइसिन की। आपसे पूछ रहे एलेनिन की बताओ, तो एलेनिन में R की जगह होगा CH3, तो यहाँ पे क्या करना है, R की जगह CH3 आपको रखना है, तो यहाँ पे CH3 रख दो, तो ये एलेनिन बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पे CH3 रख दिया तो वो एलेनिन बन गया, ठीक है। अपन हाइड्रोजन रख देते हैं क्योंकि इसके सामने बना है। ल्यूसिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आ सकती है एक बार के लिए, जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो घबराना नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CH3। यहाँ पे क्या आएगा देखो, CH2 CH3 ये आपका किसमें आ जाएगा, ल्यूसिन के अंदर आ जाएगा। ये पूरी स्ट्रक्चर, ये R की जगह आना पड़ा है, R की जगह ये जो ये डंडी है ना, ये यहाँ से ये लटकेगा, यहाँ से कार्बन से। समझ रहे हैं मेरी बात को, बना के भी बता दिया मैंने आपको, तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अभी तो, ठीक है। अब सर आइसोल्यूशन की क्या होगी, कुछ भी नहीं है, ये जो CH3 है ना, इसको इधर ले आओ। इसमें क्या किया आपने, प्रोपेन बनाया और उसकी जगह सेकेंड वाला कार्बन पे CH3 ग्रुप, मैथिल ग्रुप लटकाया। ये मैथिल ग्रुप अब यहाँ पे ले आओ, कैसे देखो, ये CH3, तो ये यहाँ से CH3 जाएगा तो हाइड्रोजन लग जाएगा और इधर H ही रहेगा क्योंकि एक नीचे CH3 लगेगा। क्या आपने कुछ भी नहीं किया, ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये बीच वाले में थे, इसको साइड वाले पे ले आए, इतना सा काम करना।
बाकी ये अपने आप हाइड्रोजन कैसे लगाना ये तो आप संयोजकता से समझते होंगे इतनी बातें तो, ठीक है। फिर आती है बारी वेलिन की। वेलिन में क्या करना है, वेलिन में कुछ नहीं करना है, ये जो है ना ल्यूसीन, इसमें से ये CH2 हटा दो, इतना काम ही करना है, CH3 CH3। यानी कि अगर आप ये याद रखते हो तो बाकी दोनों आप इससे याद रख सकते हो, ठीक है। ज्यादा एक जैसे मैं ये बना के बताऊं, ये वाली बना के बताऊं तो NH2 C हाइड्रोजन COH, इतनी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे लगाना है R की जगह ये CH2, ये लग गया यहाँ पे CH2, ये लग गया CH, ये लग गया CH3 और इसकी जगह CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ल्यूसीन की। बताओ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्या, कहीं की प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। चलो ये इतने उदासीन अमीनो अम्ल, ये क्या है, उदासीन अमीनो अम्ल है, और ये संरचना आपको याद रखनी, ये तो याद रहेंगे, हाइड्रोजन और CH3 ये तो याद रहेंगे, ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर क्या करना है, ये CH3 को आगे ले आओ और इसके अंदर क्या करना है, इस CH2 को हटा दो, सिंपल सी बात है, इतना सा आपको काम करना है, ठीक है। चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसको मैं मिटाऊंगा, मिटाओ। चल उदासीन अमीनो अम्ल अपने पढ़ लिए, और कितने पढ़ लिए, 5, टोटल कितने हैं 20, टोटल कितने हैं 20 है सर, 5 पढ़ लिए मतलब 15 भी पढ़े, कोई बात नहीं, पढ़े तो पढ़ लेंगे रे, धीरे धीरे पढ़ना है, भागना नहीं है, अभी टाइम है आपके पास तो आराम से पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अम्लीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल, उदासीन पढ़ लिए। अब अम्लीय कौन से होते हैं, 6 से स्टार्ट हो गए, एक तो हो जाएगा इसके अंदर एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, एक इसके अंदर हो जाएगा ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल ग्लूटामिक अम्ल, नाम से ही पता चल जाएगा अम्लीय अमीनो एसिड्स के पीछे अम्ल लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा, एक अम्लीय अमीनो अम्ल है जिनके पीछे अम्ल लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके अम्लीय अमीनो अम्ल। साथ ही साथ सारे अमीनो अम्ल भी पढ़ लेते हैं, सारे अमीनो अम्ल कौन से हो जाएंगे भाई, सारे अमीनो अम्ल, 7 तक हो गया, 8 तक स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाइसिन। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे पहला जो पढ़ा वो ग्लाइसिन था, ये लाइसिन, और 9 नंबर आर्जिनिन, 2 ही अम्ल है 2 ही सारे है, और उदासीन कितने थे 5, ठीक है, याद रख लोगे, 2 अम्ल 2 सारे 5 उदासीन, एस्पार्टिक अम्ल ग्लूटामिक अम्ल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अम्ल सारे में याद रखना पड़ेगा लाइसिन और आर्जिनिन। अब यहाँ पे 3 अक्षर वाले प्रतीक में कोई डाउट ही नहीं है, बात रही 1 अक्षर वाले प्रतीक से, और आपसे वही पूछेगा 1 अक्षर वाला अगर पूछेगा तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है ये 1 अक्षर वाले प्रतीक, कैसे, क्योंकि ये एस्पार्टिक स्टार्ट किससे होगा, ए से होगा, लेकिन यहाँ पे जो आता है वो आता है डी, इसका प्रतीक चिन्ह डी है। ग्लूटामिक एसिड जी से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ई, समझ रहे मेरी बात को। लाइसिन किससे स्टार्ट होता है, एल से, प्रतीक चिन्ह है की। आर्जिनिन किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से नहीं, ए से, आर्जिनिन भी ए से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे प्रतीक चिन्ह हो जाएगा इसका आर। ये प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारे ही प्रतीक चिन्ह अलग अलग है, जो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, और एग्जामिनर भी वैसे ही पूछना चाहेगा ना जो आपको नहीं आए, तो ये तो आपको तो आते हैं भाई, मैंने बता दिया, एस्पार्टिक को डी, ग्लूटामिक को ई, लाइसिन को के और आर्जिनिन को आर। इन चारों के तो प्रतीक याद रखने ही रखने, बाकी को रखो मत रखो, इन चारों में से अगर टपकेगा तो यहाँ से टपकेगा, ठीक है, बाकी पूरे रखते हो तो बहुत बढ़िया। चलो अब इनकी संरचना, मेन तो है संरचना देखनी है, और संरचना आपको पता है कैसी, आर अपन देखेंगे, बाकी तो अपने आप हो जाएगी। चूंकि ये अम्लीय अमीनो अम्ल है, यहां से एक चीज आपको समझनी है कि अम्लीय और सारी का मतलब क्या है। उदासीन का मतलब उसके अंदर एक ही NH2 था और एक ही COH था। भाई उदासीन कब होता है, जब एक अम्ल और एक सार होता है, तो NH2 एक सारी प्रकृति का है और COH एक अम्लीय प्रकृति का है, तो वो दोनों एक एक थे, आपने देखे होंगे, जो उस अल्फा कार्बन पे लगे हुए थे, एक NH2 एक COH। यहाँ पे क्या होगा, एक NH2 और एक COH तो उस बेसिक स्ट्रक्चर पे लगे है ही, वो तो स्ट्रक्चर है ही, लेकिन ये अम्लीय क्यों है, क्योंकि इसका जो R आएगा ना नीचे वाला, उसके अंदर COH और होंगे, कैसे होंगे अभी समझ आ जाएगा। उसी प्रकार जो सारे अमीनो अम्ल होंगे ना, उसके अंदर जो R होगा उसके अंदर NH2 एक्स्ट्रा होंगे, ऊपर जो NH2 COH है वो तो है ही, उसको छेड़ना ही नहीं, मैंने बता दिया, वो तो स्ट्रक्चर आएगी, लेकिन जो R है ना
उसके अंदर यहाँ पे COOH ग्रुप आएंगे और यहाँ पे NH2 आएंगे। तो इसलिए अगर COOH आ रहा है तो अम्लीय अमीनो अम्ल और NH2 आ रहा है तो क्षारीय अमीनो अम्ल। ठीक है, चलो संरचना देख लेते हैं। इसकी जो संरचना होगी वो होगी CH2COOH। इसकी जो संरचना होगी वो होगी CH2CH2COOH। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो मैं बना के बता देता हूँ। ये NH2, ये C, ये COOH और ये हाइड्रोजन। इसमें मैंने कहा छेड़खानी करनी नहीं है। यहाँ पे जो R ग्रुप है उसी की जगह ये आपका CH2 आएगा, ये CH2 और ये COOH, ये आपका एस्पार्टिक। समझ गए बात को, ये आपको समझना है। उसी प्रकार लाइसिन और आर्जिनिन की संरचना अपन को देखनी है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स्ट्रा जो है वो आपके NH2 आएंगे। तो यहाँ पे जो लाइसिन के अंदर तो हो जाएगा CH2 4 CH2 है और फिर NH2 आ जाएगा, एक NH2। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 3 तो आ जाएंगे CH2, 3 तो क्या आ जाएंगी CH2 इकाई आ जाएगी। उसके बाद में एक आ जाएगा NH, ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड NH और इधर आ जाएगा NH। ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा। ठीक है, संरचना ये बहुत सिंपल है, 4 CH2 लगाने फिर NH2। इसके अंदर 3 CH2 फिर NH फिर C डबल बॉन्ड NH और इधर NH2। थोड़ी सी डिफिकल्ट है मुझे पता है, लेकिन बच्चों को याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितनी बार भी बता दूं आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक CH2 और COOH, थोड़ा बहुत आप दिमाग से भी खेल सकते हैं। चूंकि ये अम्लीय अमीनो अम्ल है तो COOH एक्स्ट्रा आएगा, चूंकि ये सारे अमीनो अम्ल है तो यहाँ पे NH2 एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट कब आएंगे, जब आपने सारी चीजें सीख ली, जब मैंने ये कंसेप्ट बता दिया कि अम्ल क्यों है, सारे क्यों है, मैंने ये बात भी बताई आपको। ठीक है, फिर इतना से याद रख सकते हो कि एस्पार्टिक में एक आएगा क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से एक, और यहाँ पे ग्लूटामिक में 2 आ जाएंगे, 1 2, यहाँ पे 4 आते हैं, यहाँ पे 3 ही आते हैं NH, और ये थोड़ी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना सा काम करना आपको। यहाँ से कितने सवाल आपके क्लियर हो रहे हैं, देखो बहुत, यहाँ से लगभग 10 सवाल बन सकते हैं। ये इतनी चीजें आपको कम दिख रही है ना, 10 सवाल है। अम्लीय अमीनो अम्ल कौन से हैं, सारे कौन से हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रतीक चिन्ह चारों से पूछ सकते हैं, आपको संरचना पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बेटा चलो, अब अपन स्टार्ट करेंगे 10वां अमीनो अम्ल कौन सा होता है। अब हम पढ़ेंगे सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल यानी कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये भी 2 है, 10 नंबर 11 नंबर। एक तो है आपका सिस्टीन, एक तो कौन सा है सिस्टीन, और एक है आपका मेथियोनिन, मेथियोनिन। और इन्हीं के साथ साथ अपन पढ़ लेते हैं OH युक्त अमीनो अम्ल या OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH युक्त अमीनो अम्ल। तो 12 और 13 कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका सीरीन और एक हो जाएगा आपका थीरियोनिन। ठीक है, आपसे पूछ ले सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन। आपसे पूछ ले कि OH युक्त अमीनो अम्ल कौन से है, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है सीरीन और थीरियोनिन। याद रख सकते हो, रख सकते हो ना, सिस्टीन, मेथियोनिन, सीरीन और थीरियोनिन। अब देखो, अगर मैं बात करूं सिस्टीन और मेथियोनिन की, तो इसको बिल्कुल सिस्टीन C से स्टार्ट हो रहा है, मेथियोनिन M से हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीरीन S से स्टार्ट हो रहा है, ये T से स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो इनके नाम है वही है। मैंने कहा ना कि अगर आपसे प्रतीक चिन्ह पूछेगा ना, वो केवल किसके पूछेगा, अम्लीय अमीनो अम्ल या सारे अमीनो अम्ल, क्योंकि उनके ये अलग मेन है। इसके अंदर संरचना, संरचना सबकी मेन ही है, और संरचना में अपन क्या देखते हैं, R ग्रुप देखते हैं। तो यहाँ पे R जो है उसकी जगह आएगा CH2SH, क्योंकि ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है तो यहाँ पे आपको सल्फर देखने को मिलेगा, और वो आपको याद रखना है CH2SH। मेथियोनिन की क्या होगी CH2SCH3,
और ये CH2 कितने हैं 3। ध्यान में आए मेरी बातें। CH2 एक मिनट, यहां पे 2 ही होंगे शायद, मैं कंफ्यूज हूं इसमें, आप देख लेना एक बार चेक करना, शायद 2 ही है शायद। CH2SH CH2 2 यूनिट है, मतलब CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा मिथ्योनिन हो जाएगा। वैसे सीरीन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या OH युक्त है, तो CH2 तो कॉमन ही रहेगा, ये सल्फर युक्त है तो SH, ये OH युक्त है तो OH, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, CH2SH CH2OH। यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, और ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा CHOH CH3, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह CH3 ग्रुप लगा दो, और ये CH2OH है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसकी जगह CH3 ग्रुप आ जाएगा, बाकी सेम है, तो ये आपका क्या बन जाएगा थ्रियोनिन बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको, अब अपन को पढ़ना है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो अम्ल। इसके अंदर आपको 3 नाम याद रखने हैं एरोमेटिक अमीनो अम्ल के अंदर, टायरोसिन, सॉरी पहले अपन फिनाइलएलेनिन को करते हैं, एरोमेटिक फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त वलय। इसके अंदर 2 याद रखने हैं आपको, एक तो हिस्टिडीन और एक प्रोलीन, ठीक है। तो एक तो आपसे पूछ ले एरोमेटिक अमीनो अम्ल कौन से, और एक आपसे पूछ ले विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त वलय कौन सी। यहाँ पे आपको एक ऐसी वलय बनाई होगी, देखी होगी आपने, यहाँ पे देखोगे आप, देखी होगी नहीं, जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा, तो इसलिए इसे कहते हैं विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त वलय, ठीक है। अब देखो इसको फिनाइलएलेनिन को लिखेंगे F से, टायरोसिन को लिखेंगे Y से, और इसको लिखेंगे W से। तो ये भी आपको याद रखना है एरोमेटिक वाले भी, जैसे अम्लीय याद रखे वैसे सारी याद रखने, और वैसे एरोमेटिक वाले याद रखने। इनके अंदर जो प्रत्येक चीज है वो अलग अलग होगा, बाकी इसके अंदर हिस्टिडीन का H हो जाएगा, प्रोलीन का P हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम से एवरी वाले, ये आपको ध्यान रखना है। मेन है इसकी संरचना, वो भी अपन देख लेते हैं। संरचना जैसे कि मैं बात करूं फिनाइलएलेनिन की, तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन टाइप चीजें होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 बेंजीन, बेंजीन थोड़ी ढंग की बना देते हैं, यही तो होती बेंजीन। और आपसे पूछ ले टायरोसिन क्या होगा, तो CH2 बेंजीन OH ग्रुप लगा दो पीछे, ये आपका क्या हो जाएगा टायरोसिन हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ट्रिप्टोफैन की और स्ट्रक्चर बनानी है, CH2N हाइड्रोजन, ये आपकी ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, ट्रिप्टोफैन को कभी कभी इसमें भी शामिल कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये विषम चक्रीय रिंग आपको दिख रही है, विषम चक्रीय क्या होती है, विषम संख्या के अंदर 5 की रिंग बन रही है, और इसके अंदर नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ये विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त वलय भी हो सकती है, इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इन दोनों की स्ट्रक्चर आपको नहीं देखनी, कोई जरूरत नहीं, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी चीजें आपको समझ में आई तो एरोमेटिक अमीनो अम्ल अपने होते हैं कंप्लीट। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, आ गई तो बहुत बढ़िया है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो
एक बार मैं फटाफट से इसको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि उदासीन अमीनो अम्ल कौन से हैं, तो ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। फिर हमने पढ़ा अम्लीय की कौन से हो गए, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। फिर सारे कौन से हो जाएंगे, लाइसिन, आर्जिनिन। फिर सल्फर कंटेनिंग कौन से हो जाएंगे, सिस्टीन, मिथ्योनिन। ओएच कंटेनिंग सीरीन, थ्रियोनिन। एरोमेटिक कौन से हो जाएंगे, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग यानी कि विषम चक्रीय जो वलय है उसके अंदर कौन से हो जाएंगे, हिस्टिडीन और प्रोलिन। ऐसे याद होना चाहिए आपको, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलिन। देखो मेरे को याद है, आपको भी याद होने चाहिए। ठीक है, कर लोगे? आज ही करना है इनको, एक साथ याद नहीं करना है। जब भी आप दिन में कहीं खड़े रहो 2-4 बार इनको बोलो, 2-4 बार बोलो, भूल जाओगे कल और भूल जाओगे, कल और बोलना है, समझ रहे? बार बार बोलोगे उतने लाइन याद रहेंगे। ठीक है, आज पीरियोडिक टेबल मेरे को पूरे एलिमेंट याद है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको बार बार देखा, बार बार पढ़ा, इस वजह से पूरे पूरे एलिमेंट जितने हैं, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक, सारे याद है। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ा। और एफ ब्लॉक वाला देखना बहुत खतरनाक है, वो एकदम याद नहीं होने वाले। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की जो तत्व है 14 उसको याद करने में देखना आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अमीनो अम्ल यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब देखो एक चीज आती है कि अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। पहले तो अपन ये लिख लेते हैं, अरे यार, कुल जो है वो कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। इनमें से 10 तो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। 10 तो क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और 10 क्या हो जाएंगे, अनावश्यक। 10 क्या हो जाएंगे, अनावश्यक। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 हमारे शरीर में नहीं चाहिए, 10 चाहिए? नहीं, ये गलत मतलब है। इसका मतलब यह 10 आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब ये है कि ये जो अमीनो अम्ल है ना, ये हमारे शरीर के अंदर इसको संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इसको बाहर से लेना पड़ेगा, आहार के माध्यम से लो, कहीं से भी लो, इनको बाहर से लेना पड़ेगा। ये हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, इनको बाहर से लेना पड़ेगा। जबकि ये हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, और अगर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गए तो फिर इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात है कि सर आवश्यक 10 है कौन से, अनावश्यक 10 कौन से है, ये सबसे बड़ी बात। कभी कभी सवाल भी आ सकता है इससे, तो ये भी आपको याद रखना है भाई, दोनों में से एक पढ़ लो, या तो आवश्यक वाले पढ़ लो या अनावश्यक वाले पढ़ लो। आपके पास कोई ट्रिक है, आपने याद कर रखा है, बहुत बढ़िया। नहीं रखा है तो जैसे मैं बताऊं वैसे याद रख लो। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। मैं आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं बताऊं, देखो एक तो हो जाएगा आपका फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। हिंदी में लिखो क्या, 1 मिनट बच्चों, मैं भूल जाता हूँ यार। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, वेलिन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, जितने हो गए। ये क्या है आपके आवश्यक अमीनो अम्ल, और इसके अलावा जो भी है वो क्या हो जाएंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल हो जाएंगे। सवाल आएगा आपका, इनमें से आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कैसे याद रख दिया, ऐसे याद रखा है, वैसे तुम याद रख लेना। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद होने चाहिए कि आवश्यक कौन से और अनावश्यक कौन से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अमीनो अम्ल वाला टॉपिक यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब अपन फाइनली किस पे जंप करेंगे, प्रोटीन पे। ठीक है, चलो प्रोटीन स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटीन स्टार्ट कर दे। मिटाओ मैं इसको, ओके। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। इतनी चीजें आप समझ चुके हैं कि प्रोटीन क्या है, एक बहुलक इकाई है किसकी, अमीनो अम्ल की। किसकी,
अमीनो अम्ल। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक, मैं नहीं लिख के यहां पे लिखता हूं विषम बहुलक। अमीनो अम्ल के विषम बहुलक होते हैं। यहां पे मैंने एक शब्द लिख दिया विषम बहुलक। इसका क्या कारण है, इसका कारण अमीनो अम्ल विषम बहुलक क्यों? क्योंकि अमीनो अम्ल आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है प्रोटीन में पूरे ग्लाइसिन आपस में जुड़ के एक प्रोटीन बना देंगे, नहीं। एक प्रोटीन में विभिन्न जो 20 प्रकार का अमीनो अम्ल वो भाग लेंगे अलग अलग, और उससे प्रोटीन बनेगा। यानी कि सारे ही अमीनो अम्ल अलग अलग है, तो इसे विषम बहुलक कहेंगे। भाई सारी जब एकलक इकाइयां एक ही तरह की होती है तब उसको समबहुलक कहते हैं, और सारी एकलक इकाइयां अलग अलग होती है तो उसे बहुलक नाम दे देते हैं। तो ये यहाँ पे विषम बहुलक हो जाएंगे। तो अमीनो अम्ल के विषम बहुलक होते हैं जिसमें अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध नाम सुना है, नहीं सुना तो अब सुन लेना। पेप्टाइड बंध कैसा होता है, C+ONH पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन, एक तरीके से ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, वैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये इतनी बातें समझ आ गई कि अमीनो अम्ल इसके एकलक इकाई है, ये तो पहले से पता है। विषम बहुलक क्यों है ये आपको पता चल गया कि अमीनो अम्ल अलग अलग होते हैं। इसके अंदर अमीनो अम्ल जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कैसे जुड़ते हैं, देखो अब इसको सुनो ध्यान से। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो अम्ल आया ये COOH, और ऊपर हाइड्रोजन, और इधर कोई भी R ग्रुप हो सकता है, अपन को नहीं पता। एक दूसरा अमीनो अम्ल आता है इधर से NH2COOH हाइड्रोजन, इधर आपका R ग्रुप, कोई मतलब नहीं है अपन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये COOH है, इधर क्या है NH2। यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी कार्बनिक अणु बनेगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट बनो, चाहे प्रोटीन बनो, चाहे विटामिन बनो, वहां से जल का अणु आपको बाहर निकालना है। क्या निकालना है, जल का अणु। और इसे क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी, यानी कि जल का अणु बाहर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, एक तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, और OH निकलेगा यहाँ से, और इसके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है इसको कहते हैं COOH बॉन्ड। समझ गए मेरी बात को, चलो ठीक है। ये O इसके नीचे आ जाता है भाई, ये हो गया। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये इसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आई तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर, प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना जो है 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्फलकीय संरचना। ये 4 संरचनाएं होती है, और चारों अपन को एक एक करके पढ़नी है। पहले अपन पढ़ लेते हैं, संरचना तो पढ़ ही रहे हैं, उसके अंदर अपन पढ़ लेते हैं प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना क्या होती है, प्रोटीन की सबसे सरल प्रकार की संरचना होती है। प्रोटीन की सबसे सरल संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, देखो, जिसमें अमीनो अम्ल के रेखीय क्रम तथा स्थिति, अमीनो अम्ल की रेखीय क्रम तथा स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है, पता लगता है इतना। यानी कि प्राथमिक संरचना के अंदर क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल है उसका क्रम क्या है, पहले कौन सा अमीनो वाला क्या ही बोल रहा हूं, एक मिनट रुको।
पहले कौन सा अमीनो अम्ल आ रहा है, उसके बाद कौन सा अमीनो अम्ल, उसके बाद कौन सा अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो अम्लों का क्रम क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है। एक तो ये चीज पता चलेगी और दूसरी चीज आपको पता चलेगी कि उसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। ये एक ही चीज है, रेखीय क्रम की बात करूं या पोजीशन की बात करूं, ये किससे पता चलता है, अमीनो अम्ल की जो संरचना है, सॉरी रेखीय क्रम या स्थिति का पता चलता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से। सवाल बनेगा अमीनो अम्ल के रेखीय क्रम को दर्शाने वाली, अमीनो अम्ल की स्थिति की सूचना देने वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी प्राथमिक संरचना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो फिर देखो और क्या करना है, प्रोटीन में दाईं ओर, दायां किधर होता है, देखो ये बायां ये दायां, दाईं ओर सी टर्मिनल होता है, सी सिरा, सी मतलब कार्बन सिरा, तथा बाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर क्या होता है, एन सिरा होता है, बाईं ओर एन सिरा होता है। और फर्स्ट जो अमीनो अम्ल होगा, पहला अमीनो अम्ल कहां पे होता है, फर्स्ट अमीनो अम्ल एन सिरे पे होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे इस बात को अगर आपको प्रोटीन की संरचना बनानी आती है तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। NH2COOH हाइड्रोजन, आप इधर भले ही जुड़ते जाओ ना भाई, कोई भी जुड़ते जाओ, NH2COOH, ठीक है, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा, फिर जुड़ जाओ NH2COOH, इसके बीच फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो इधर जो है वो एन सिरा, ये बाईं ओर है एन सिरा और ये दाईं ओर है सी सिरा, नाम से पता चल रहा है, मतलब संरचना से देख के पता लगा जा सकता है। और पहला अमीनो अम्ल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो ये एन सिरे पे। ये है प्राथमिक संरचना के बारे में, आपको दो ही बातें याद रखनी है। आपसे पूछ ले प्रोटीन की सबसे सरल प्रकार की संरचना कौन सी होती है, प्राथमिक संरचना। और प्रोटीन के अंदर जो अमीनो अम्ल है उसकी स्थिति की सूचना कौन देता है, रेखीय क्रम को कौन दर्शाता है अमीनो अम्ल की, तो वो भी प्राथमिक संरचना दर्शाती है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। फिर अपन पढ़ते हैं द्वितीयक संरचना, फिर अपन देखते हैं द्वितीयक संरचना। बेटा द्वितीयक संरचना क्या होती है बताओ, आसान है ये भी। द्वितीयक संरचना क्या होती है, द्वितीयक संरचना जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, भाई पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसी को तो अपन प्रोटीन कहते हैं। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन पहले तो एकदम सिंपल थी, सीधी थी। अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर कुंडलित हो जाए, जैसे सर्प अपने ऊपर कुंडलियां मार लेता है ऐसे, तो वो जो आपस में कुंडलित हो जाए तो उसे अपन कह देते हैं कि ये द्वितीयक संरचना बन गई। अब वो कुंडलित होगी तो अपने बीच में कुछ बॉन्ड भी तो बनाएगी, तो कुंडलित होने के बीच में जो बीच में बॉन्ड बनता है ना, इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और यहाँ पे दो चीज है, एक तो कुंडलित एक चेन है, ये खुद ही अपने ऊपर ऐसे कुंडले मार लें, ठीक है, तो वो तो एक अलग है। और दूसरी है कि ये एक चेन पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरी चेन, ये आपस में कुंडली मार ले, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग केस बनेंगे। अगर एक ही चेन अपने ऊपर कुंडली मार रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे अल्फा हेलिक्स, और दो अलग अलग चेन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो आपस में कुंडलियां बना रही है, तो उसको हम नाम दे देंगे बीटा प्लेटेड सीट, ठीक है। सुनो पहले द्वितीयक संरचना में क्या होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अपने ही ऊपर कुंडलित हो जाती है, या दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कुंडलित हो जाती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे कि वो द्वितीयक संरचना है। तब इन दोनों केस को अलग अलग लिखे, एक तो हो जाएगी इसके अंदर अल्फा हेलिक्स, ये क्या होती है अल्फा हेलिक्स, और एक हो जाएगी बीटा प्लेटेड सीट, बीटा प्लेटेड सीट, एक अल्फा हेलिक्स एक बीटा प्लेटेड सीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, पहले वाली कंडीशन इसमें आ जाएगी, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर कुंडलित हो जाती है, अपने ऊपर कुंडलित
हो जाती है। और इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसे कहेंगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल कौन से इसके? अल्फा हेलिक्स में एग्जाम्पल हो जाएगा एक तो केराटिन प्रोटीन और एक हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है अल्फा हेलिक्स में जो है वो संरचना कौन सी बनती है, मतलब कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही के अंदर अगर बॉन्ड बनता है तो इंट्रा, और दो अलग अलग के बीच में बनता है तो इंटर कहते हैं उसको। यानी कि ये हो जाएगा अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, है ना। उसी प्रकार बीटा प्लेटेड सीट की बात करूं तो इसमें दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नाम क्या दे देंगे? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि दो अलग अलग के बीच में हो रही है तो उसको इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही के अंदर हो रही है तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल बताइए सर। इसका एग्जांपल हो जाएगा रेशम। रेशम नाम सुना है? सिल्क। रेशम में मौजूद, रेशम के अंदर जो प्रोटीन एक पाया जाता है फिब्रोइन प्रोटीन। फिब्रोइन प्रोटीन, फिब्रोइन प्रोटीन, ये आपकी द्वितीयक संरचना है। द्वितीयक संरचना में आपको ये याद रखना है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक अपने देख लिया, अब तृतीयक संरचना से अपन शुरू कर रहे हैं। फिर भी कोई आपको छूट गया तो मैंने दो बातें बताई आपको वहां पे कि अल्फा हेलिक्स सीट और बीटा प्लेटेड सीट। बीटा प्लेटेड सीट के अंदर जो है दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसको अपन इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दे देते हैं। और उसका एग्जाम्पल हमने देखा था रेशम में मौजूद फिब्रोइन प्रोटीन। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तृतीयक संरचना। ये क्या होती है? तृतीयक संरचना क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का या चेन का और भी अधिक कुंडलित हो जाना, और भी अधिक कुंडलित होना। यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर और ज्यादा कुंडलित हो जाती है तो अपन उसको कहते हैं तृतीयक संरचना बन गई। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 3D में संरचना हासिल कर लेती है। प्रोटीन जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर हासिल यहाँ पे कर लेता है। इसमें कई रासायनिक बंध मिलते हैं, इसमें कई रासायनिक बंध देखने को मिलते हैं। तृतीयक संरचना जब आप देखोगे प्रोटीन पे तो उसमें कौन कौन से केमिकल बॉन्ड होते हैं वो अपन को देखते हैं। इसमें कई रासायनिक बंध होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर होता है आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और एक उसके अंदर होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये चार बॉन्ड आपको याद रखना है जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो दो सवाल आपके यहाँ से बन जाते हैं कि प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना जो है वो किसमें देखने को मिलती है? तृतीयक संरचना में। और इसके अंदर जो रासायनिक बंध है वो आपके ये है। उसके बाद अगला जो पॉइंट तृतीयक संरचना के बारे में याद रखना है कि प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन की जैविक सक्रियता के लिए तृतीयक संरचना आवश्यक है। कई बार एग्जामिनर यहां से सवाल पूछते हैं, सबसे फेवरेट उसका बनता है तृतीयक संरचना में कि प्रोटीन की जैविक सक्रियता के लिए आवश्यक संरचना है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्फलक है। तो तृतीयक संरचना, प्रोटीन की जैविक सक्रियता के लिए तृतीयक संरचना आवश्यक है। ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा विकृतीकरण। क्या होता है विकृतीकरण? वो इसी से रिलेटेड है। विकृतीकरण क्या होता है? क्या होता है विकृतीकरण? ये आपको समझ आ गया? चलो, कुछ कारकों जैसे, कौन से वो कारक है? कुछ कारकों जैसे हाई टेम्परेचर, हाई पीएच,
या फिर हाई रेडिएशन, उच्च तापमान, उच्च पीएच या उच्च ऊर्जा विकिरण की उपस्थिति में प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है वो नष्ट हो जाती है। इन सब की वजह से प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो नष्ट हो जाती है। तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है जिससे प्रोटीन की जैविक सक्रियता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा कि प्रोटीन की जैविक सक्रियता के लिए तृतीयक संरचना आवश्यक है, और ये अगर नष्ट हो गई तो प्रोटीन की जैविक सक्रियता भी खत्म हो जाएगी, जिससे प्रोटीन की जैविक सक्रियता स्थायी रूप से परमानेंटली समाप्त हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? विकृतीकरण का नाम दे दिया जाता है। समझ गए मेरी बात को? कि जैसे ही हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, उच्च तापमान, उच्च पीएच या उच्च ऊर्जा विकिरण आएगी तो वहां पे जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना वो नष्ट हो जाएगी, और जैसे ही तृतीयक संरचना नष्ट होगी इसके अंदर जो जैविक सक्रियता है वो भी स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये नष्ट होगी तो ये कहां से बचेगी? नहीं बचेगी, तो ये विकृतीकरण। तृतीयक संरचना में से कितने सवाल बन सकते हैं? 3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, त्रिविमीय संरचना क्या है? ठीक है सर, समझ में आ गया। किसमें बनती है? तृतीयक संरचना में। इसमें तृतीयक संरचना में कौन कौन से रासायनिक बंध है? ये बंध है। फिर पूछ सकते हैं प्रोटीन की जैविक सक्रियता के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी है? तृतीयक संरचना उत्तरदायी है। फिर विकृतीकरण क्या होता है ये आपको ध्यान रखना, या फिर कौन कौन से फैक्टर उसके अंदर होते हैं ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब हमें देखनी है चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना क्या होती है? उसमें कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना में केवल इसका एग्जांपल याद रखना है, वो है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसका निर्माण 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट मिलकर के करते हैं। 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, सब यूनिट्स। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं, तृतीयक वाले का भी एग्जांपल लिख लो। तृतीयक में जो एग्जांपल है वो याद रख लो, सभी एंजाइम, सभी प्रकार के एंजाइम और मायोग्लोबिन प्रोटीन। मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है? जो हमारी पेशियों के अंदर पाया जाता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन, जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये तृतीय के एग्जांपल है भाई। द्वितीय के मैंने बता दिया, अल्फा हेलिक्स में कोलेजन केराटिन, बीटा प्लेटेट के अंदर फिब्रिन प्रोटीन, तृतीय के अंदर जितने भी प्रकार के एंजाइम्स हैं और मायोग्लोबिन प्रोटीन, और चतुर्थ जो चतुष्फलकीय संरचना होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, उसका एग्जांपल हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, इतनी बातें सही है बेटा? चलो अब हमने प्रोटीन के बारे में भी चीजें पढ़ ली। अब देखो, प्रोटीन जो है उसके प्रयोग क्या है, मतलब क्या अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या क्या करता है? तो सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले कई प्रकार के प्रोटीन, सॉरी अमीनो अम्ल, एप्लीकेशन ऑफ अमीनो अम्ल, मैं भूल गया। अमीनो अम्ल क्या करता है? कई प्रकार के हार्मोन निर्माण का कार्य करता है, निर्माण में प्रयुक्त। कैसे? कौन कौन से? जैसे कि एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, एक हार्मोन होता है एड्रिनलिन, एक हार्मोन होता है नोर एड्रिनलिन। ये जब अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम उस समय बताऊंगा। ये जो हार्मोन होता है, इन तीनों हार्मोन के स्त्रावण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एक अमीनो एसिड्स होता है जिसको अपन कहते हैं टाइरोसिन। क्या कहते हैं? टाइरोसिन। ये अमीनो अम्ल इसके लिए आवश्यक होता है। तो सवाल बन सकता है निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है इन
हार्मोनों के संश्लेषण में, तो टायरोसिन। एक अमीनो अम्ल आपका जो है हार्मोन है मेलाटोनिन, और एक पादप हार्मोन है ऑक्सिन। इनके लिए जो जिम्मेदार है वो आपका हो जाएगा कौन? टायरोसिन। ये हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। याद ही रखना है बस, और कुछ नहीं करना। इसके लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। और क्या करता है अमीनो अम्ल? अमीनो अम्ल के, अमाइनो एसिड के डीएमिनेशन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये भी आप काम मान सकते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये जैविक रूप से सक्रिय अणु का निर्माण करता है। जैविक रूप से सक्रिय अणु का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अणु का निर्माण करता है। इसका मतलब ये हुआ जैविक रूप से सक्रिय अणु का निर्माण करने का मतलब हिस्टाडीन से हिस्टामीन बनाना। हिस्टाडीन जो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का हिस्टामीन। तो इस हिस्टाडीन को हिस्टामीन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करते हैं? अमाइनो एसिड्स करते हैं। तो ये तीन मुख्य इसके अनुप्रयोग ध्यान में रख लेना। कुछ हार्मोनों के बायोसिंथेसिस में यानी कि उसके निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और थायरोक्सिन के लिए टायरोसिन। उसी प्रकार आपको मेलाटोनिन और ऑक्सिन के लिए ट्रिप्टोफैन। तीसरी बात, अमाइनो एसिड्स के डीएमिनेशन से ग्लूकोज बनता है। और चौथी बात, अमाइनो एसिड्स कुछ पदार्थों को जैविक रूप से सक्रिय में बदलने का काम करता है। हिस्टाडीन को हिस्टामीन में बदलने का काम हो गया। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रोटीन के बारे में। सबसे पहला प्रोटीन आता है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो अब अपन कुछ प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो है आपका ग्लूट4। और इसका कार्य क्या है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को कहते हैं यातायात प्रोटीन, है ना। ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं तो वो यातायात हो जाता है। हिंदी में प्रॉपर नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, लेकिन तो आपसे पूछ रहे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूट4। ये क्या करता है? कोशिका में ग्लूकोज के प्रवेश में सहायता करता है। प्रवेश में सहायक, तो ये प्रोटीन हो गया। और कौन से प्रोटीन हो जाएंगे साहब? और अगर हम बात करें तो जितने भी प्रकार के डिफेंसिव मॉलिक्यूल है, प्रतिरक्षी अणु, जिसको अपन इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, वो भी एक प्रकार की प्रोटीन है। और ये क्या करते हैं? शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग लेते हैं। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और कौन से हो जाएंगे? और इसके अंदर हो जाएंगे आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अरे प्रोटीन तो अपन पढ़ ही रहे हैं। एंजाइम्स वो भी क्या होते हैं? आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और ग्राही जो संवेदना ग्रहण का काम करते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो हार्मोन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि इंसुलिन है ना, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। एंजाइम कौन से हो जाएंगे? सभी लगभग सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये प्रोटीन है। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये इतनी बात हो गई। अब एक होती है संरचना के आधार पर। चलो कचरा नहीं काटना, अभी इतना पढ़ लो। ये बातें समझ में आ गई कि प्रोटीन कौन कौन से कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो सकता है, प्रतिरक्षी अणु भी प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन भी प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन है, ग्राही भी प्रोटीन है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? ग्लूट4। प्रतिरक्षी अणु का एग्जांपल क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। ग्लूट4 क्या काम करता है? इम्यूनोग्लोबिन क्या काम करता है? हार्मोन्स कौन से? इंसुलिन है, ग्लूकोजन है, एंजाइम्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं संरचना के आधार पर प्रोटीन। दो प्रकार के होते हैं, मेनली आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो
ए तो हो जाएंगे फाइब्रस प्रोटीन, केवल एग्जांपल याद रखने हैं आपको, फाइब्रस प्रोटीन यानी कि रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन। और एक होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसके एग्जांपल कौन से, फाइब्रस के कौन से होते हैं, ग्लोब्यूलर कौन से होते हैं। फाइब्रस में जो आपको ध्यान रखना है वो याद रखना है, एक तो कोलेजन प्रोटीन, एक केराटिन प्रोटीन, एक तो कोलेजन, एक केराटिन, एक इलास्टिन। ये प्रोटीन किसके एग्जांपल है, फाइब्रस के। इसमें केवल एक ही एग्जांपल रखना है याद आपको, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, अंडों में, अंडों में होता है। केराटिन किस में पाया जाता है, बाल व नाखून में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये हो गया। अब अपन एक और देखते हैं कि प्रोटीन के साथ अगर कोई दूसरी चीज जुड़ी हुई हो तो उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अन्य समूह के संयुग्मन के आधार पर, संयुग्मन मतलब जुड़ना, संयुग्मन के आधार पर। मैं सारी चीजें एक एक करके आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आए आपका नहीं छूटे, इसलिए। ठीक है, तो संयुग्मन के आधार पर प्रोटीन की मैं बात करूं तो वो कितने प्रकार के हो जाएंगे। एक तो इसके अंदर हो जाएगा लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। एक इसमें हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, एक इसमें हो जाएगा फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। और एक इसमें हो जाएगा मेटेलोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन। एग्जाम्पल बताइए, लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है म्यूसिन। फॉस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है कैसीन प्रोटीन जो कि दूध में पाया जाता है। और मेटेलोप्रोटीन का एग्जाम्पल है फेरिटीन। अब आपको ये तो पता चल रहा है कि प्रोटीन के साथ लिपिड है, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज है, प्रोटीन के साथ फॉस्फेट है, और प्रोटीन के साथ कोई मेटल है, कोई धातु है। ये पता चल रहा है, तो ये आप लिख सकते हो कि लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, फॉस्फेट ग्रुप प्लस प्रोटीन, और इसमें मेटल प्लस प्रोटीन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कौन से का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, ये आपका प्रोटीन हो जाता है एकदम डन डना डन। ठीक है, इसमें से एक भी सवाल आपको मुझे नहीं लगता बाहर से मिलने वाले, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को हमने पढ़ दिया कंप्लीटली, और प्रोटीन की संरचना और उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस है उसके वो हमने देख लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी प्रोटीन के बारे में। और ऐसे ही आप मेरे साथ जो है पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मेरी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाने वाला हूँ लैब असिस्टेंट को ओरिएंटेड करते हुए। ठीक है, कोई बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा। सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन करें, जिससे आपको सवालों के बारे में पता चले, कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार से उन्हें टेकल करना होता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी मेरे आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एक टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज नॉमिनल प्राइस में माजिस्ट्रा एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको बायोलॉजी की मिलने वाली है। जाके आप ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे मैं पूरे इस बायोलॉजी के पूरे सब्जेक्ट के लगभग 50 से 60 टेस्ट लेने वाला हूँ, जिसमें सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज कराऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन सभी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, वो भी आपको मिलेंगे। तो सारी चीज़ें, मतलब इतने सवाल, लगभग 1000 से 1500 सवाल बायोलॉजी के वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं जरूर से, बहुत ही कम प्राइस के अंदर है। बाकी फ्री आपको मैं यहाँ से पूरा कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोर्स हमारा पेड नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज पेड है। ठीक है, तो वो आप ले लीजिए, बायोलॉजी का आपका कंप्लीट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।